नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एज पर लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो रहने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। चाहे आप HPRC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मैनी इन्वेड्स डिड महमूद गजनवी एलिजिडली इन्वेड इंडिया। तो बोलते हैं कि महमूद गजनवी ने कथित तौर पर भारत पर कितने आक्रमण जो था वो किए थे। जब भी हम आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं तो महमूद गजनवी के आक्रमण जो है वो बहुत बार हमने पढ़े हैं कि महमूद गजनवी ने जो है वो भारत को बहुत बार जो था वो लूटा था, बहुत बार इसने आक्रमण जो था वो किए थे। तो आखिरकार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी बार इसने आक्रमण जो था वो किए थे। इसने लगभग 17 बार आक्रमण जो था वो किया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब 17 बार आक्रमण की बात आती है तो इंपॉर्टेंट आक्रमण जो इसके होते हैं, इसने सोमनाथ मंदिर को जो था वो लूटा था। सोमनाथ पर आक्रमण इसने कब किया था? लगभग 1025 ईस्वी पूर्व जो था वो इसने सोमनाथ पर जो है आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि वहां से ये जितना भी खजाना था वो सारा लूट कर जो था वो ले गया था। दूसरा, इसने जो है वो हिमाचल के साथ भी क्या ये जुड़ता है, तो ये नगरकोट पर भी इसने जो है वो आक्रमण जो था वो किया था। नगरकोट पर इसने कब आक्रमण किया था? तो नगरकोट पर लगभग इसने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यहाँ पर भी कहते हैं कि इसने जो है वो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ से भी इसने खजाना जो था वो लूटा था। तो ये बातें कही गई जाती हैं महमूद गजनवी के द्वारा। और अलग अलग इलाकों पर इसने आक्रमण किया, थानेश्वर, कश्मीर, कालीजर और जो सिंध हुआ करता था, पश्चिमोत्तर हुआ करता था, वहाँ पर इसने आक्रमण जो था वो किया था। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके दरबार में जो प्रमुख विद्वान हुआ करते थे उसमें फिरदौसी का नाम आता है, उतबी का नाम आता है, अलबरूनी का नाम आता है, फर्रुखी का नाम जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखी? तो किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी ने जो है वो लिखी है। जो भारत के बारे में यहाँ पर बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसने जो है यहाँ पर आकर जो है वो क्या क्या चीजें जो था वो की थी, किस तरह से आक्रमण किए थे, किस तरह से इसने जो है वो यहाँ के ग्रंथों को जो है वो उन ग्रंथों को भी जो है वो एक तरह से अपने कब्जे में किया था और ट्रांसलेट करवाने की कोशिश भी बाद में चलकर की गई। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया महमूद के बारे में। महमूद के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसने सोमनाथ पर कब अटैक किया था ये इंपॉर्टेंट है, नगरकोट पर कब अटैक किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इसने भारत पर आक्रमण किया ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मैनी फास्ट आर मेंशन्ड फॉर श्रावकों एंड श्रावकीज इन दी जैनिज्म। तो बोलते हैं कि जैन धर्म में श्रावकों और श्रावकियों के लिए जो है वो कितने तरह के व्रतों का जो है वो उल्लेख किया गया है। जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म में श्रावक और श्रावकियों के लिए जो है वो अलग अलग तरह के व्रत का जो है वो उल्लेख किया गया है और लगभग 12 व्रतों का उल्लेख जो है वो किया गया है। 12, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हम जैन धर्म के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जैन धर्म के बारे में जो है हम याद भी रखेंगे, उनको भी जो है वो जानते हैं। पहले ये देखिए, ये जो 12 व्रत हैं ये भी अलग अलग तरह से जो है वो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। इसमें से 5 व्रत ऐसे हैं जो कि मूल व्रत कहे जाते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और इसमें जो है वो 5 के अलावा 3 जो है वो गुण व्रत हैं, जिसमें दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत जो है वो आता है। और बाकी के जो 4 बच जाते हैं वो शिक्षा व्रत हैं, जिसमें सामायिक शिक्षा आ गया, उसमें जो है वो प्रोस धूपोपवास आ गया, उपभोग परिभोग परिमाण आ गया, अतिथि संविभाग आ गया। इस तरह के व्रत जो है वो आते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने हुए? टोटल जो है वो 12 व्रत हुए जो श्रावक और श्रावकियों के लिए जो है वो बताए गए हैं। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी? देखिए, जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ये कहा जाता है कि वास्तविक रूप में जो है वो जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। परंतु इससे पहले भी जो है वो जैन धर्म के अलग अलग जैन साधु रहे। जैसे कि जैन धर्म में बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो वो थे आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव भी जो था वो कहते थे। और उसी तरह जो है वो महावीर स्वामी जब आए तो इन्होंने एक अलग से फॉर्म जो था वो जैन धर्म को दी थी। और इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्ति जब महावीर को हो गई थी तो उसके बाद वो क्या कहलाए थे? उसके बाद वो
कैवलीन जो था वो कहलाए थे। जो महावीर थे इनके माता का नाम जो था वो त्रिशला हुआ करता था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, इनकी पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम प्रियदर्शना हुआ करता था, इनकी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम यशोदा जो था वो हुआ करता था। इनका जन्म जो था वो कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी पावापुरी में, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न का जो है वो अनुशीलन किया गया। ये जो त्रिरत्न आते हैं, 3 रत्न आते हैं, इसमें जो है वो क्या क्या आता है, इसमें जो है वो एक समयक दर्शन आता है, एक समयक ज्ञान आता है, एक समयक आचरण आता है। समयक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास और समयक ज्ञान का मतलब है सद्रूप का शंका विहीन या फिर वास्तविक ज्ञान के ऊपर बात की गई है। और समयक आचरण आता है जिसका मतलब है सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति संभाव। इसको अंग्रेजी में राइट टू बिलीव, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज जो है वो बोला जाता है। तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में जो है वो 2 तरह की संगीतियां हुई। पहली संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी संगीति जो था वो हुई थी वल्लभी में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और महावीर जो था वो 24वें नंबर के तीर्थंकर जो था वो जैन धर्म के थे। तो महावीर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के तीर्थंकर ये थे। तो इतना सब आपने जैन धर्म के बारे में जो है वो नोट करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया, आगे बोलते हैं। हु एस्टेब्लाइज द सत्याग्रह सभा इन फरवरी 1919 इन अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। तो बोलते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में जो सत्याग्रह सभा था उसका जो है वो उसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। देखिए सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है वो 1919 में की गई थी और रॉलेट एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आपने ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वो एक रॉलेट समिति बनाई गई, उसके सुझाव थे कुछ, और ये जो है वो बड़ा ही क्रांतिकारी और अराजकतावादी जो है वो एक एक्ट था और इसको काला कानून भी जो है वो कहा गया। अब जब ये भारत में आकर रॉलेट एक्ट जब भारत आता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है वो एक होता है उसी दौरान, तो वो 1919 में जो है वो होता है। पूरी बात क्या होती है, देखिए रॉलेट एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि अंग्रेज सरकार जो है वो जब चाहे जिसे चाहे जो है वो बिना मुकदमा चलाए जो है वो जेल में बंद जो है वो कर सकती है। इसलिए जो है वो कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून जो है वो फिर कहा गया। अब पंजाब के कुछ लोकप्रिय नेता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे 1919 में ही, अप्रैल महीने में 1919 में जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अंग्रेजी जो सरकार थी वो यहाँ पर आकर पहुँचती है और अंग्रेजियों के जर्नल होते हैं जनरल डायर। जनरल डायर ने यहाँ पर जो है वो गोलियाँ चलाने का आदेश जो है वो दे दिया। यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई और यहाँ पर जो है वो लगभग 300-400 के करीब जो है लोग मारे गए थे। 379 का आंकड़ा वैसे बताया जाता है कितने लोग यहाँ पर जो है वो मारे गए थे। और अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ तो ये 1919 में जो था वो हुआ था। उसके बाद भी और सब बहुत सारी चीज़ें होती रही। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आप स्टार्टिंग से जानना शुरू करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह से जानना ज़रूरी है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में और उसके बाद 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी हुआ था और सत्याग्रह सभा आपने पढ़ी। उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 के बीच में, चौरी चौरा की घटना होती है 1922 में, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और उसके बाद जो है वो गांधी जी ने जो है वो कुछ सम्मेलन हुए जिसमें उन्होंने भाग लिया, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, तो ये आप कमेंट कर बताएंगे कि ये गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। गांधी जी की जब बात हो ही रही है तो गांधी जी ने जो है वो 3 तरह की गोलमेज सम्मेलन जो था वो हुए थे। गांधी जी ने कौन से नंबर के गोलमेज सम्मेलन में जो था वो भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे नंबर के जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन जो है वो सितंबर 1931 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 1931 तक जो था वो चला था। इसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। तीसरे में भाग नहीं लिया गया था। पूना पैक्ट भी इस दौरान होता है। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में जो है वो होता है। पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट के बाद जो है वो गांधी जी अभी भी नहीं रुकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचते पहुंचते गांधी जी को एक बात तो समझ आ गई थी कि अब अहिंसा शांति से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए इन्होंने इस दौरान एक नारा दिया, करो या मरो का, डू और डाई का नारा जो है वो इनके द्वारा दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भी नहीं रुकते, वो धीरे धीरे कोशिश करते रहते हैं कि कुछ और भी चीज़ें की जाएं। अलग अलग सम्मेलनों में उनके द्वारा जो है वो भाग लिया जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं, परंतु देखिए परिणाम इतने कठोर परिणाम जो है वो नहीं आते कि जिससे जो है वो कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो आ पाए। उसके बाद परिणाम आना स्टार्ट होते हैं 1946-47 के करीब, जब भारत को आज़ादी मिलने का समय जो है वो आता है और भारत को आज़ादी मिलती है, परंतु महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। असैसिनेट करने का मतलब है कि उनकी गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी जाती है। अब देखिए महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या जो था वो कब की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब उनको गोली मारी गई थी। तो उनको जो है वो 30 जनवरी 1948 को जो था वो गोली मारी गई थी और नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है वो उनको गोली जो था वो मारी गई थी। तो कब गोली मारी गई उनको, किसके द्वारा गोली मारी गई उनको, ये आपने जो है वो बात ध्यान रखनी है। तो इतना महात्मा गांधी जी के बारे में ध्यान रख लिया, मैंने काफ़ी डिटेल से यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो हमने स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज चलाई है जो ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में देखिए आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से इन दोनों ही एग्जाम की जो है वो तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यह दोनों एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपके रहने वाली है, थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए जो है वो रहेगी। और दूसरा जो है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्टें भी इंक्रीज की गई हैं, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज अलग से है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी है, पटवारी है या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है। तो ये रेगुलर पोस्टें भी हैं, रेगुलर इन दी सेंस कि ये पोस्टें जो हैं वो ऐसी रहने वाली हैं कि जैसे आमतौर पर पोस्टें निकलती हैं ये वो 5 साल वाली स्कीम से बाहर है, मतलब वैसी पोस्टें ये नहीं है। तो अच्छी पोस्टें हैं आपके लिए, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स 5 ईयर टर्म। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लोकसभा ऐसी थी जो अपने 5 साल के कार्यकाल जो है वो पूरे नहीं कर पाए। ऑप्शन में 8th लोकसभा दिया गया है, 13th लोकसभा दिया गया है, 2nd लोकसभा दिया गया है, 16th लोकसभा जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8th नंबर की लोकसभा की, 8वीं लोकसभा की बात करते हैं, तो ये 15 जनवरी 1985 से लेकर 1985 से लेकर जो है वो 1989 तक जो है वो रही। तो 5 साल का कार्यकाल लगभग इसने अपना पूरा किया ही किया। और 13th नंबर की लोकसभा अगर आप देखते हैं तो 13th नंबर की लोकसभा जो है वो कब स्टार्ट हुई थी और कब तक ये चली, ये जो है वो अक्टूबर 1999 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी और ये जो है वो 1999 से लेकर 2004 तक जो था वो लगभग जो था वो रही थी। और तीसरे नंबर की अगर आप 2nd नंबर की लोकसभा देखते हैं, दूसरे नंबर की लोकसभा, तो दूसरे नंबर की जो लोकसभा आपकी रहती है वो 1957 में स्टार्ट हो जाती है, 1962 तक जो है वो रहती है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं 16th नंबर की लोकसभा, तो ये भी 2014 में स्टार्ट हुई थी, 2014 में स्टार्ट हुई थी और 2014 के बाद जो है ये 19 तक लगभग रही थी। जो प्रधानमंत्री जब पहली बार नरेंद्र मोदी बने थे वो उस टाइम का कार्यकाल की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कौन सी लोकसभा ऐसी है जो कंप्लीट अपना कार्यकाल नहीं कर पाई, वो है 13th नंबर की लोकसभा, 13वें नंबर की लोकसभा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो 13वें नंबर की लोकसभा थी ना, ये लगभग जो है वो 10 अक्टूबर 1999 को जो है वो गठित हुई है और 6 फरवरी 2004 को जो है वो उसको भंग कर दिया गया है। भंग करने के पीछे का रीज़न इसका क्या रहा, भंग करने का पीछे का रीज़न ये रहा कि उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, एनडीए जो है वो नेतृत्व कर रहा था उस टाइम। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार है ये डिसाइड करती है कि हम जो है वो निर्धारित समय से पहले ही जो है वो चुनाव करवा देंगे। इस टाइम इनके द्वारा इसको पहले डिसॉल्व इसलिए कर दिया गया था, इनके द्वारा ये कहा गया था कि हम आर्थिक विकास और एक नए जनादेश की आवश्यकता जो है वो महसूस कर रहे हैं और आर्थिक विकास और एक नया जनादेश इसका ही हवाला देते हुए इन्होंने इसको जो है वो समय से पहले ही जो है वो डिसॉल्व जो था वो कर दिया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये समय से पहले ही डिसॉल्व जो है वो हो गई थी 13 नंबर की लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन एस्टेब्लाइज। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत गठित होती है। ऐसे क्वेश्चन HPRC अक्सर पूछता रहा है आर्टिकल्स के ऊपर। देखिए HPRC का पेपर उठाकर देखिए, लगभग हर एक एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है तो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 263। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का जो है वो ये वकालत करता है और
इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लाइज सच काउंसिल, की ऐसी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो स्थापित कर सकते हैं, एस्टेब्लाइज कर सकते हैं जब भी उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो है। हमारे पास ऐसे ही और भी आर्टिकल जो है वो आते हैं। अलग अलग स्टेट्स के बीच में आपको वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का भी आर्टिकल जो है वो आता है। तो आर्टिकल नंबर 262 जो आता है ना, 262 नंबर आर्टिकल आता है, ये बात करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके बीच में वाटर डिस्प्यूट चला हुआ है, जैसे कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, नदियों के वाटर को लेकर जो है वो डिस्प्यूट है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है ये आता है। अब इंटर स्टेट जो आते हैं ना, रिलेशंस आते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन जो आते हैं, इसमें इसके लिए एक कमीशन भी जो है वो बनाया गया। वो कमीशन था सरकारिया कमीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकारिया कमीशन जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट जो था वो किया गया था। ये 1983 में लगभग कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1983 में ये बनाया गया, 87 तक के इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाती है और इसमें अलग अलग रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी। तो अब ये सरकारिया कमीशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये सरकारिया कमीशन भी पता होना चाहिए, क्यों गठित किया गया था ये भी पता होना चाहिए, कब गठित किया गया था ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। बोलते हैं विच स्टेट इन इंडिया इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, हाईएस्ट डेंसिटी उनकी जो है वो है। तो अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं इंडिया में, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पर है, वो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन है, ऐसे जैसे क्षेत्रों में जो है वो हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट देखने को जो है वो मिलती है। कुछ और भी जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा रिवर डेल्टा हो गया, ऐसे क्षेत्रों में भी जो है वो हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को जो है वो मिलता है। और अगर हम बात मैंग्रोव फॉरेस्ट की कर रहे हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को लेकर अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो बने हैं। यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया और डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को जो है वो मिलता है। तो इंडिया में अंडमान निकोबार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। और जो है वो ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है इसको बचाने के लिए जो है वो वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो मैंग्रोव कंजर्वेशन डे या फिर वर्ल्ड मैंग्रोव डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो जुलाई महीने में मनाया जाता है। जुलाई महीने की 26 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। तो जुलाई 26 को मैंग्रोव डे मनाते हैं, ये भी नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल लाइन्स सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारतीय जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित जो है वो करती है। तो भारतीय जलवायु को जो है वो प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, कर्क रेखा के द्वारा जो है वो प्रभावित जो है वो किया जाता है। कर्क रेखा, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कर्क रेखा का क्या मतलब है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसका मतलब है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कर्क रेखा इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है और लगभग 8 राज्यों से होकर जो है ये गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य जो है वो आते हैं। तो ये 8 राज्य आते हैं जहां से ये कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। और इसका लैटिट्यूड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आपने ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कितने स्टेट से होकर गुजरती है ये पता चल गया, और कितनी लगभग कंट्री से होकर ये गुजरती है। तो 17 कंट्रियों से होकर ये गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट ऐसे आते हैं जहाँ से होकर ये जो है वो गुजरती है। और साथ में ही आपने एक और नदी ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो है माही नदी। माही नदी जो है वो कहाँ पर आती है, माही नदी जो है वो गुजरात में आती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है, बोलते हैं इज द ओनली इंडियन रिवर दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जो है वो गुजरती है। तो ये माही नदी के बारे में भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ये जो है वो माही नदी है इंडिया की, जो 2 बार जो है वो होकर यहाँ से जो है वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स। तो बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए ये क्यों नेसेसरी है कि वो जो खाद्य अणु होते हैं उनको तोड़े। देखिए अगर हम बात करते हैं ना हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और
ये जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म में जो है हो जाता है। तो बेसिकली बात वही है, टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलेगी, वो फूड से ही मिलेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, ये जो है वो सही आंसर है। तो बोलते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी के लिए ये क्यों नेसेसरी है कि वो ब्रेक डाउन करे उन जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड जो पार्टिकल्स हैं उनको जो है क्यों ब्रेक करे। तो ये आपको पता चल गया। ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि व्हाई इज इट नेसेसरी, है ना। इस तरह के ये भी क्वेश्चन HPRC के द्वारा पूछा गया था एक एग्जाम में, तभी हम इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बड़े ही जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन से जो है वो एक तो पता चलता है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब पेपर में बैठते हैं तो बड़े ध्यान से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शंस देखनी है और हर एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है और वहीं से आपका क्वेश्चन कई बार सॉल्व जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज अ मेजर रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडिया आफ्टर 1991। तो देखिए 1991 में जो है वो LPG रिफॉर्म आए थे और HPRC के द्वारा लगभग हर एक एग्जाम में 1991 के रिफॉर्म के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब 1991 के रिफॉर्म के बारे में यहाँ पर भी बात की गई है। क्या बात की गई है, बोलते हैं वर्ष 1991 के बाद भारत में औद्योगिक नीति सुधारों का एक प्रमुख परिणाम क्या था। 1991 के जो रिफॉर्म हुए थे उनका जो बोलते हैं प्रमुख परिणाम था वो क्या था, वो था कि औद्योगिक जो लाइसेंसिंग था उसका उन्मूलन जो है वो हो गया। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। 1991 के रिफॉर्म थे LPG रिफॉर्म इनको बोलते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म इनको बोलते थे। ये प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बने हैं। और देखिए इसने क्या किया, इसने जो है वो जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा उस टाइम हुआ करता था, लाइसेंस राज बोलते थे, तो लाइसेंस राज हुआ करता था। इसने जो है वो एक तरह से उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। बाकी तो नाम से पता चलता है कि जब इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आएगी, प्राइवेटाइजेशन आएगी, ग्लोबलाइजेशन आएगी तो इकोनॉमी भी जो है वो बढ़ेगी। और इंडिया में जो उस टाइम क्राइसिस आने की संभावना थी या फिर क्राइसिस चले हुए थे ना, वो क्राइसिस एक तरह से ख़त्म हो गए। परंतु फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, जिनमें से एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो होती है। इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी थी। हालांकि 1991 के टाइम में भी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, परंतु फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी। उस टाइम ये बड़े ही जो है वो कह सकते हैं आपकी बड़े ही अच्छे रिफॉर्म जो था वो लाए गए थे, LPG रिफॉर्म जिनको बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट कर बताइए कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। जल्दी से कमेंट कर जो है बता दीजिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नाम से ही पता चलता है, इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु फिर भी अगर आप समझते हैं कि लिबरलाइजेशन आपको समझ नहीं आ रहा, जिसको उदारीकरण जो है वो बोलते हैं, इससे ये लाइसेंस राज जो है वो ख़त्म हो जाता है और जो निजी उद्योग थे उनको अधिक स्वतंत्रता जो है वो मिल जाती है। और इससे जो है वो प्राइवेटाइजेशन भी जो है वो आई, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो जो PSU की हिस्सेदारी थी उसको बेचा गया और निजी कंपनियां जो है वो आई। निजी कंपनियां खोलकर जो है, निजी कंपनियां मतलब प्राइवेट कंपनियां आई, अर्थव्यवस्था जो है वो अधिक मजबूत जो है वो उससे हुई। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन से ऐसे हुआ कि इंडिया का प्रोडक्ट पूरे ग्लोबल में जाने लगा, पूरा ग्लोबल का प्रोडक्ट इंडिया में आने लगा। वहाँ से बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक बन गई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो इसने अट्रैक्ट जो है वो किया। फॉरेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आकर पहुँच गई। तो इस तरह के रिफॉर्म जब आए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं अ कंट्री वांट्स टू अडॉप्ट अ मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम इन विच क्रॉस border transaction can be accelerated and centralized control is minimized, what kind of system should they consider। तो बोलते हैं कि एक देश आधुनिक मुद्रा प्रणाली अपनाना चाहता है जिसमें सीमा पार लेन देन तेजी से हो सके, केंद्रीय नियंत्रण न्यूनतम हो, और बोलते हैं कि ये किस तरह की प्रणाली के ऊपर विचार करना चाहिए। अब देखिए अलग अलग तरह के सिस्टम हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं US डॉलर में। हम किसी के साथ भी लेन देन करेंगे तो वो हम US डॉलर में जो है वो करेंगे। परंतु एक ऐसी करेंसी भी है जिसमें जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है ना, ये जो सीमा के पार लेन देन होता है इसमें तेजी आ जाती है और जो केंद्रीय जो कंट्रोल होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। इसके ऊपर हालांकि किसी का कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से ये चलती है। माइनिंग इसमें एक होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। तो इसको रेगुलेट नहीं किया जाता अच्छे से, मतलब
इसको कोई रेगुलेट करने वाला प्रॉपर है नहीं, इसमें माइनिंग है और वैसे ही पैसा चलता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है इलीगल एक्टिविटीज़ में। अभी तक हालांकि कंट्रीज आपस में कम ट्रेड करती हैं ऐसी चीज़ों में, परंतु आपने ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें एक कंट्री जो है वो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम को अपनाती है, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन होती है वो उससे एक्सेलेरेट होती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो है वो कम होता है, और यही जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, यही जो है वो क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज पेशवा प्राइम मिनिस्टर बाय साहू इन 1713। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1713 में साहू द्वारा पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। तो 1713 की बात की जा रही है कि 1713 में साहू के द्वारा पेशवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए। इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। अगर टेलीग्राम पर अभी भी आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।